नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज में आपके साथ नितिन माधव। इस खास प्रोग्राम में मोदी के 100 दिन सफल इस प्रोग्राम के बारे में, इस विषय के बारे में आज के प्रोग्राम में हम समीक्षा करने वाले हैं। अब की बार मोदी सरकार, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर है, वहीं उनकी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। वही 100 दिन पूरे होने पर देश की जनता के मन में सरकार के कामकाज को लेकर कई सवाल आज खड़े हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार में बड़े बड़े वादे करके नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में तो आई, जिन वादों का कोई अता पता नहीं आज तक। तो कई सर्वेक्षण के मुताबिक देश की जनता ने मोदी सरकार के काम को लेकर संतुष्टि जाहिर की है, कहीं नाराजगी भी है। वही 100 दिन के दरमियान मोदी सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे देश की सूरत और सीरत इसमें बदलाव आया या नहीं, ये देखना होगा। मोदी सरकार के 100 दिन के सफर की गाथा क्या है, ये आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या मोदी सरकार के 100 दिन सफल रहे या नहीं, इसकी बात भी आज सामने लाएंगे आपके सामने। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिए। काले धन पर एसआईटी का गठन करने का फैसला, या फिर नियुक्त आयोग के गठन की मंजूरी योजना, या आयोग भंग करने का फैसला हो। ऐसे में कई फैसले जिन्हें मोदी सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई। कई ऐसे कामों को भी मोदी सरकार ने इन 100 दिनों में अंजाम दिया है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट इसी विषय पर। अब की बार मोदी सरकार की अपील कर, अच्छे दिनों के सपने दिखाकर, सबका साथ सबका विकास की नीति अपनाकर, महंगाई भ्रष्टाचार कम करने का आश्वासन देकर मोदी सरकार ने पूरे किए अपने 100 दिन। देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने अपने 100 दिन पूरे किए हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 के दिन शपथ ग्रहण समारोह के बाद मोदी ने संसद भवन पर अपना मत्था टेक ऐतिहासिक भाषण देकर अपने पहले दिन की शुरुआत की थी। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। भारत मेरी मां है। शपथ ग्रहण समारोह से लेकर अब तक बेहद जरूरी है। ऐसा मालूम पड़ा था मोदी सरकार आएगी तो उम्मीदें जैसा महंगाई या सस्ताई कम होएगा, फिलहाल तो बढ़ा है और वो उम्मीदें नहीं चल पा रही है भाई। अभी देखो अब आगे के क्या होता है। विकास के काम पर अगर वो ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो बेरोजगारी है, हाँ, लोगों को नौकरी मिले, अच्छी राह मिले, पढ़ाई लिखाई की सहूलत मिले। महंगाई घटाने की बात हुई थी, पेट्रोल का भाव घटेगा तो डीजल का भाव घटेगा तो महंगाई घटेगी। 100 दिन से तो अभी घूम ही रहे हैं, विदेश दौरे ही चल रहे हैं और उनका ये जो डिसीजन है जापान का, जो जापान जा रहे हैं, जापान की कंपनीज इधर ला रहे हैं, आई थिंक इज ए रॉन्ग डिसीजन। तो मुझे नहीं लगता कि ये 100 दिन में कुछ हो पाया है और आगे भी 100 दिन में कुछ होगा नहीं। बोला सब चीज़ महंगी करके रख दिया हमारे लिए, कुछ भी सस्ता है नहीं। क्या करने का हम लोग को? अच्छे दिन तो नहीं आए, बुरे दिन आए। सबको खाली जबरदस्ती बोला अच्छे दिन आएंगे, अच्छा दिन तो आया नहीं एक भी। पास तो हुए हैं लेकिन ऐसा नहीं कि 100% हुआ है। जो लोकल प्रॉब्लम है इन इंडिया वो भी देखना चाहिए। बाहर के टूर्स तो हो रहे हैं उसके साथ में अंदर जो प्रॉब्लम है उनके इंटरनल पार्टी में, वो भी उनको थोड़ा ध्यान दे के रिजॉल्व करना है तो वो कंट्रोल रख सके उन लोग के ऊपर और एक वो प्रॉपर फ्लो में चल सके। सरकार ने जो कुछ किया है वो सब अच्छा किया है। ओनली थिंग इज दैट अभी उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। 3 महीने में कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वो 3 महीने में सब कुछ चेंज होगा, बट देयर इज अ पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम एवरीवेयर और वो 101% हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ सब लोग ये कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि जो उन्होंने एश्योरेंसेस दिए और जो पॉलिसी चेंजेस करने वाले हैं उससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। महंगाई और भ्रष्टाचार कम करने का आश्वासन देकर बहुमत पाने वाली मोदी सरकार के अब तक के कामकाज से आम जनता कतई संतुष्ट नहीं है।
एक अखबार के सर्वेक्षण के अनुसार इन लोगों की असंतुष्टि का स्तर 50% से भी ज्यादा है। साथ ही काले धन को वापस लाने के मामले में भी 75% लोग सरकार से संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। जो राजधानी है, जो दिल है देश का, वहां पे लोगों को सजेस्ट किया जा रहा है 10 से 11 बल्ब ना चलाओ, 12 से 2 एसी ना चलाओ, 10 बजे के बाद मॉल ना जाओ। ये कैसे दिन आने वाले हैं? ये कैसे दिन आने वाले हैं? आम जनता ने महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार, विकास, काला धन, डिफेंस, आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार के वादों और सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों पर नाराजगी जताई है। साथ ही विदेश में जमा काला धन वापस लाने के मोदी सरकार के वादे के मामले में भी 75% जनता ने निराशा जाहिर की। मगर इसी 100 दिन पूरे होने के मौके पर मोदी सरकार की एक जरूरी बात अनिवार्य होगा कि मोदी सरकार ने सबसे हटकर विदेश नीति अपनाते हुए सबका साथ, सबका विकास की राह को चुना और इस पर वो खरे भी उतरे। मगर जिस आस और आशा के साथ जनता ने मोदी सरकार को चुनकर दिया, वो आशाएं अब भी पूरी होनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। तो आपने देखा इस रिपोर्ट में कि किस तरह से 100 दिन का सफर मोदी सरकार कर रहा है। और आज के इस समीक्षा में हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे गेस्ट मेहमान। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा अवनिंद्र आशुतोष जी का, जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। उसके बाद अलीम शेख, जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी है। साथ ही हमारे साथ यहाँ मौजूद है कांग्रेस से चंद्रेश दुबे जी, उनका भी तहे दिल से स्वागत। और बाबा आलम बाबा, जो समाज सेवी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत करना चाहूंगा आशुतोष, अवनिंद्र आशुतोष जी से कि क्या आपके जहन में फर्स्ट रिएक्शन आता है मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड को लेकर? क्या आप इन्हें ग्रेड प्लस में देंगे या माइनस में देंगे? आशुतोष जी। नितिन, सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी को बधाई देना चाहूंगा लेमन परिवार की तरफ से, क्योंकि उनका एक मुद्दा था कि 60 साल आपने कांग्रेस को दिए, मुझे 60 महीने दीजिए। और निश्चित रूप से मोदी ने जिस तरह से शुरुआत की है, उससे पूरे देशवासियों को सबसे पहला जो संदेश किया है मोदी की तरफ से, वो ये है कि एक बोलने वाला प्रधानमंत्री मिला है। जिस तरह से मनमोहन सिंह लगातार मौनी बाबा का रूप धारण किए रहते थे, हालांकि वो करते भी थे तो आम लोगों तक उनकी भावनाएं नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल से संचालित होते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इच्छा शक्ति के जरिए बता दिया है नितिन कि 60 महीना जो है आने वाला है, वो किसी और का हो ना हो, नरेंद्र मोदी सरकार का जरूर होगा। क्योंकि बहुमत पाने का जो एक सिलसिला था देश में थम सा गया था, लेकिन काफी लंबे अरसे के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिभा के बल पर, अच्छे दिन दिखाने के बल पर, कहीं ना कहीं से जो सपना देखा है देश को एक निराशा आ गई थी। हर कोई चाहता था कि देश में बदलाव आए। यही कारण है कि आम लोगों ने जाति, धर्म और समुदाय से उठकर नरेंद्र मोदी को एक मौका दिया। और जाहिर सी बात है 100 दिनों में जिस तरह से आम आदमी संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसे में यह समझना होगा कि वाकई अभी वो आप संतुष्ट रहिए, असंतुष्ट रहिए, अभी 60 महीने जो है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के हैं। तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी से वादे करते हैं, अगर आप किसी कढ़ाई में सब्जी चढ़ाते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ वक्त लगता है। और देश की जो समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो, या फिर कहीं ना कहीं से पूरे जो सबसे अहम है वो आतंकवाद का मुद्दा है। और निश्चित रूप से आज पाकिस्तान को जिस तरह से भारत आंखें दिखा रहा है, ऐसे में समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो धीरे धीरे आम आदमी तक पहुंचती जा रही है। तो कहीं ना कहीं से नरेंद्र मोदी की जो चाल है उससे उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। और एकदम से इनको बायकॉट नहीं किया जा सकता नितिन, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे उस तरफ वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी आशुतोष जी, आपके बाद मैं सीधा रुख करना चाहूंगा हमारे मेहमान अलीम शेख जी का। क्या आपके जहन में फर्स्ट रिएक्शन रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए आता है कि क्या आप ग्रेड प्लस देंगे या ग्रेड माइनस देंगे? देखिए, जहाँ तक ग्रेड की बात है, ये बहुत जल्दबाजी होगी कि उनको किस ग्रेड का हम दिया जाए, क्योंकि 3 महीने कोई ज़्यादा अरसा नहीं होता। लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए
तो जो चीज़ें हो रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ समारोह में ही बता दिया था कि वो भारत देश को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत देश के रूप में देखना चाहते हैं। जिस तरह से वो यात्राएं कर रहे हैं, वो भूटान की यात्रा उन्होंने किया, नेपाल की यात्रा की, अभी जापान के दौरे पर है, तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जागा है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे हम बिजनेस कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी बार बार वही कोशिश कर रहे हैं, जो नेपाल जाकर, भूटान जाकर या जापान जाकर के भारत देश सबके लिए ओपन है, आइए आप बिजनेस कीजिए और हमें भी बिजनेस दीजिए। तो जो भी उनके स्टेप्स है अभी तक हमें लग रहा है कि वो पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। जैसे ब्रिक का उन्होंने जो गठन किया है, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना बैंकिंग सेक्टर्स में, वो एक अच्छा कदम है। इसके अलावा कई योजनाओं का उन्होंने ऐलान किया, वो भी एक अच्छा कदम है। तो हमें लग रहा है कि डे वन से उनकी जो सोच है, उनका जो इंटेंशन है वो पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। और पॉजिटिव होने के कारण कहीं ना कहीं मार्केट पर भी इसका असर हो रहा है। रही बात महंगाई की, ये तो आती और जाती रहती है, महंगाई कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है। यूपीए 1, यूपीए 2 का भी हमने कार्यकाल देखा है, लेकिन 3 महीने में उन्हें हम सिर्फ टोटल ये कहे कि निगेटिव अप्रोच रहा है या उन्हें हम 0 मार्क्स दे दें या हम उन्हें 100 मार्क्स दे दें, ये भी ठीक नहीं होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो डायरेक्शन है, जो उनका वे, वो टोटली पॉजिटिव है। और कहीं ना कहीं उनके इस वे से, इनकी यात्राओं से पॉजिटिव सेंटीमेंट है जो कि मार्केट में आ रहा है। इसलिए आज आप देखेंगे शेयर मार्केट 27,000 क्रॉस किया है। तो इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि कहना कि इन्वेस्टरों का और फाइनेंसरों का है जो कि आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जो है इंडियन मार्केट को लेके वो काफी बड़ा है पिछले 3 महीने में। तो जाहिर सी बात है हम इसे एक पॉजिटिव वे ही कहेंगे। मतलब आपने सीधे सीधे बोला जाए तो अपने ग्रेड प्लस में मार्क दिए हैं। अब मैं बढ़ना चाहूंगा असलम बाबा जी की तरफ कि क्या उन्होंने जिस नारे को अपना एजेंडा बनाकर जनमत बहुमत पाया है कि अच्छे दिन, क्या आपके जहन से या आपके दृष्टिकोण से अच्छे दिन आम जनता के लिए आए हैं या नहीं? अभी तो पूरी तरीके से अच्छे दिन नहीं हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे अच्छे दिन आएंगे जी। और जिस नारे को लेकर के मोदी साहब ने अपने आप को इंडिया के लोगों के सामने पेश किया था, जी, वो नारा अभी तक उनका कामयाब नहीं हुआ। आज हिंदुस्तान के हर कोने में आप चले जाइए, कोई ना कोई जनजाति लेकर के परेशान है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कहीं भी किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, उनके ही अपने लीडर ऐसी ऐसी स्पीच देते हैं जिनको रोक लगाना मोदी जी की पता नहीं क्या है, उनके मुंह ही बंधे, वो बोल नहीं पाते हैं। मैं तो कहूँगा मोदी जी एक होनहार प्राइम मिनिस्टर हैं और उनको बोलना चाहिए आगे आकर के। जिस तरह से वो आज काम कर रहे हैं, मेरे समझ से आज तक कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं आया है जो इतनी जोश और होश में काम करे। जी, बेहतर काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो आगे इससे भी बेहतर काम करेंगे। बिल्कुल बेहतर काम करने की एक आशा है मोदी सरकार से। अब मैं पूछना चाहूँगा हमारे कांग्रेस से जो है चंद्रेश दुबे जी से, क्या आपके हिसाब से मोदी जी को आप कितना % देना चाहेंगे? 50-50 या 80-60? क्या आपका ये शेयर रहेगा रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक? देखिए, जो जहाँ तक रही रिपोर्ट कार्ड की बात, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परसेंटेज देना किसी एक विश्लेषक का काम हो सकता है। जहाँ तक एक आम आदमी की बात है तो 100 दिनों में सिर्फ और सिर्फ इस देश के नागरिकों के साथ में छलावा हुआ है। आप देखिए कि इन्होंने जो सपने दिखाकर सत्ता में आए हुए थे, सबका साथ सबका विकास, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। इलेक्शन के वक्त ही, काउंटिंग के पहले और सत्ता प्रधानमंत्री पद तक जाते शपथ ग्रहण के कुछ दिनों पहले ही आईबी की एक इनपुट थी कि नॉर्थ स्टेट जितने भी है वहां पे ऐसी छिटपुट घटनाएं, धार्मिक भावनाएं भड़काकर की जा रही है जो आगे एक बड़ा रूप लेगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और आज बिहार के कई ऐसे जिले सांप्रदायिक तनाव और वो दूषित वातावरण फैलाने से त्रस्त है। कई ऐसे बेकसूर लोगों की जाने जा रही है और उनको दहशत का वातावरण निर्माण किया जा रहा है। आप एक तरफ भारत के निर्माण की बात करते हो और आप विदेशों में बैठते हो, आप एक भी बार हाउस में इस बात का खंडन नहीं करते हो। आप ही का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सदस्य गोरखपुर का, जो इतनी घिनौनी शब्दों का इस्तेमाल करता है कि जहां पे भी अल्पसंख्यक इतने % से ऊपर है, वहां के लोग डरे सहमे रहते हैं और वहां पे ही सबसे ज्यादा दंगे होते हैं। ये किस भारत निर्माण की आप बात कर रहे हो? और सबका साथ सबका विकास, ये किसका विकास है और किसका साथ है? आप लोगों को बताइए। और जहां तक रही बात, हमारे मित्र पत्रकार साहब ने बोला जो कि इतने % ग्रोथ हाई हुआ है, इतना ये हुआ, ये तो यूपीए 2 और यूपीए 1 के दरमियान भी हुआ था। लोगों को विकास के साथ सुरक्षा भी चाहिए, जो देश की सबसे फर्स्ट प्राइमा फेसी और प्रायोरिटी है इस देश के नागरिकों की। जी बिल्कुल।
मैं यहाँ आशुतोष जी से पूछना चाहूंगा कि क्या अब जो विशेष टिप्पणी हो रही है, उनकी खोचक टिप्पणी हो रही है मोदी सरकार पर कि उन्होंने पाकिस्तान से रिश्ते बनाने में जल्दबाजी की और इसके बावजूद हमारे सीज फायर का बार बार उल्लंघन हो रहा है, तो क्या आपकी तरफ से आपका मत होगा कि क्या सेमी जल्दबाजी कहेंगे इसे पाकिस्तान के रिश्तों में? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आप पड़ोसी देशों से कैसे रिश्ता रखना चाहते हैं। जी, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का जो रिश्ता है भारत के साथ, वो बहुत ही कड़वाहट लिए हुए है और हर प्रधानमंत्री ने कोशिश की कि अपने तरीके से पाकिस्तान को अपने पास लाया जाए, लेकिन पाकिस्तान की जो दुम है वो सीधी अब तक नहीं हो पाई है। यही कारण है कि वो लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और यही कारण है कि आज गृह मंत्री जो भारत के हैं राजनाथ सिंह जी ने उन्होंने कहा है कि एक तरफ आतंकवाद हो, दूसरी तरफ बातचीत हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो मोदी सरकार ने अपना संदेश कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को देने की कोशिश की है, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, बाकी विपक्षों की बात करें, तो मोदी सरकार भले कुछ भी कर ले उसको भाएगा नहीं, क्योंकि वो विपक्ष में है और कांग्रेस को एक आदत लग गई है सत्ता में रहने की। इसलिए वो बचाने में बहुत मुश्किल होगी उसको, क्योंकि अच्छे दिन आने के जो संकेत हैं वो उसकी शुरुआत आम आदमी को तब तक होगा, थोड़े बहुत कम दिन हुए अभी, अगर 5 साल की अगर हम बात करें नितिन, तो और थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस को शिकायत करने का अधिकार है या आम आदमी कुछ भी कह सकता है, लोकतंत्र है, लेकिन सबसे इससे पहले कि मैं अलीम सर से एक सवाल पूछूं, मैं आपको चंद्रेश जी, सैकड़ों से भी ज्यादा घटनाएं घुसपैठ की इस भारत के जो भी तटवर्ती सीमा है पाकिस्तान से लगे हुए 100 से भी अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। एक बार भी ऐसे गृह मंत्री का एक भी ऐसा कड़ा आश्वासन या कड़ा उनको चेतावनी भरा शब्द मिला हो कि हम राजनीतिक जो दूत है हमारे, हम उनको वापस बुलाते या हम वो बातचीत वार्ता को हम ये करते, उस बारे में कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। और निर्दोष चाहूंगा, आप ही की सरकार थी जब भारतीय जवानों के धड़ काटे गए थे, जब उनका कत्लेआम किया गया था, उस समय क्या कांग्रेस के जो सलमान खुर्शीद थे, क्या उन्होंने राजदूत को वापस बुलाया था हिंदुस्तान? मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है मोदी सरकार के 100 दिन। हम पाकिस्तान या भारत पाक के युद्ध पर नहीं जाना चाहेंगे। इससे पहले कि मैं आपको कुछ और सुनाऊं, आपसे सवाल करूं, मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूंगा जो 15 अगस्त का मोदी जी का भाषण है लाल किले से किया हुआ। उसके बाद मैं अलीम जी से एक सवाल पूछूंगा, इससे रिलेटेड एक सवाल होगा। पहले हम वो क्लिप देखते हैं 15 अगस्त के भाषण की। कभी हमारे मन को पीड़ा हुई, आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? मोदी जी देश के 15वें प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पहला भाषण लाल किले से दिया। अब इस भाषण के बाद कई सवाल उठे कि क्या विदेशी मेहमानों के सामने जो भाषण, जो लाल किले का प्रसारण पूरे देश विदेश में जाता है, वहां पर इतनी आम बात, मतलब शौचालय की बात करना कितना लाजमी था, नहीं था? तो मेरा सवाल अलीम जी से कि कई मुद्दे ऐसे थे जिस पर उस वक्त चर्चा हो सकती थी, इंटरनेशनल मुद्दे भी थे, तो आपके हिसाब से क्या ये मुद्दा, इतना छोटा सा मुद्दा, इतने बड़े पैमाने पर बोलना जरूरी था या नहीं? देखिए, जहां तक जब आदमी स्पीच, जो भी व्यक्ति हो, जैसे प्रधानमंत्री जी की अगर हम बात करें, अगर वो स्पीच देते हैं तो उसमें एक तैयारी जो होती है वो पूरी नहीं, तो कहीं ना कहीं शब्दों का भी खेल होता है कि जब वो स्पीच दे रहे हैं तो उन्होंने देखा लाल किले में आम आदमी भी आए हुए, वहाँ के जो सांसद जो चुनकर आए थे वो भी आए हुए थे, तो हो सकता है उस समस्या के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने उस पर डिस्कस की, लेकिन उसे एक मुद्दा नहीं बनाया। उन्होंने एक बात लोगों तक पहुंचाया कि ये समस्या है दिल्ली में, ये सारी चीजें हैं जो कि पिछली सरकारों ने नहीं किया, हो सकता है कि वो उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो जब लाल किले में जो भाषण दिया गया था तो वहाँ पे सिर्फ फॉरेन डेलीगेट्स नहीं थे, वहाँ पे जो सांसद उनके चुन के गए हुए थे, वहाँ पूरे देश के जो बीजेपी के सांसद थे वो भी वहाँ पर थे और दिल्ली की जनता भी थी, और कुछ मेहमान जो बुलाए गए थे वो भी वहाँ पर थे। तो उनका मकसद वही था कि यहाँ की समस्या क्या है और इनको सुधार कैसे किया जाए, इसमें बदलाव कैसे लिया जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इस चीज को है जो कि लोगों के सामने रखा था। लेकिन जहाँ तक अगर हम विदेशी मेहमानों की बात करें तो फॉरेन डेलीगेशन जब होते हैं, विदेशी नीतियों पर बात होती है, तो जाहिर सी बात है उसकी मीटिंग अलग होती है, उसमें
विदेशी सचिव शामिल होते हैं, उसमें फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, तो उसका अपना एक अलग तरीका होता है, उसकी एक अलग लाइन ऑफ एक्शन तैयार है, तो उस पर वो बात होती है। लेकिन एक प्रधानमंत्री अगर लाल किले से भाषण देते हैं तो जाहिर सी बात है अगर वो बुनियादी मुद्दा नहीं उठाएंगे तो उस पर भी टिप्पणी होती है कि लाल किले से उन्होंने भाषण दिया लेकिन सिर्फ विदेशियों की बात की, उन्होंने भारतीय देशों की बात की, हमारे देश की समस्या है उस पर नहीं बात की। तो कहीं ना कहीं टिप्पणी तो हर तरह से होती है, अब देखने वाले का नजरिया है कि उसे किस नजर से देखे। अब मेरा अगला सवाल है हमारे कांग्रेस के जो चंद्रेश दुबे से कि उन्होंने एक अच्छी बात की, एक अच्छी घटना को उन्होंने अंजाम दिया। चंद्रेश जी, आप मुझे लगता है कि मोदी जी से खासा नाराज है, लेकिन ये सवाल आपके लिए खास है क्योंकि उन्होंने स्कूली किताब से उनकी जीवनी पढ़ाने पर जो प्रस्ताव आया था उस पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि मैं इतना महान नहीं हूं कि मेरी जो जीवनी है वो बच्चों को पढ़ाई जाए। आपका इस बात को लेकर क्या नजरिया है, पॉजिटिव या नेगेटिव? भैया, ये आरएसएस के मजे हुए खिलाड़ी है और उस क्लास से जो भी व्यक्ति आता है, चिट भी उनकी, पट भी उनकी, ये इनकी पहले से विचारधारा रही हुई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप लाल किले का पूरा भाषण उठा के देख लीजिए। जब देश में एक देशभक्त 15 अगस्त एक ऐसा दिन होता है कि लोग देश के जो भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिए हुए शहीद व्यक्तियों को याद किया जाता है और सेना जो हमारी है वो बॉर्डर पे उनका कत्लेआम मचाया जा रहा है, सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, उस बारे में एक भी चर्चा नहीं हो रही है। और यूपीए 1 यूपीए 2 द्वारा जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा हर गांव में, हर उस छोटे से एक ब्लॉक में जिले स्तर तक में महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए टॉयलेट बनाने की शुरुआत यूपीए 1 से ही शुरू हो चुकी थी और कई हजारों सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाया गया। आप ऐसी भावनाएं बात कर रहे, मैं मानता हूं कि वो काम अगर नहीं हुआ आप उसको गति दीजिए, क्योंकि अभी तक आप जो भी कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं वो यूपीए 1 और यूपीए 2 द्वारा किया हुआ काम है, जिसका आप आए 90 दिनों या 100 दिनों में आपने उद्घाटन किया है। तो आपने जो वादा किया था, आप उस वादे पे तो सबका साथ, आपके ही सांसद ने हाउस में क्या बोला है और बाहर क्या बोला है, एक बीजेपी का प्रवक्ता या एक केंद्र में बैठा हुआ एनडीए गवर्नमेंट का मंत्री उस बात का खंडन करते हुए दिखाई दिया हो योगी आदित्यनाथ जी के बयान पे, या एक भी ऐसा केंद्रीय मंत्री जो पाकिस्तान हरकत कर रही है उसको कड़ा शब्द में उसका जवाब दिया गया हो या प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया हो? कहां देश को लेके जा रहे हैं आप? मेरा अगला सवाल है असलम बाबा से कि क्या ऐसा एक इल्जाम लगाया जा रहा मोदी सरकार पर कि उनकी सत्ता आने के बाद सांप्रदायिक घटनाएं ज्यादा बढ़ गई है और अल्पसंख्यक का भी जो प्रश्न है वो भी अब अपने चरम पे है। आप क्या कहेंगे कि सही में सांप्रदायिक भावना या जो घटनाएं बढ़ गई है मोदी सरकार आने के बाद? ये जो फसाद है ये बढ़ा तो है, लेकिन बढ़ने के साथ साथ इस पे कोई कंट्रोल पावर नहीं है किसी का जी। दूसरी बात, इनके अपने ही मंत्री ऐसी स्पीच देते हैं, जैसे कि अभी मेरे दोस्त ने कहा कि इनका कोई भी मंत्री जो है ऐसी बात नहीं करता जिसमें लोगों को एक दूसरे से मिलाया जाए। भड़काने वाली बात, अभी जैसे यूपी की बात है, मुजफ्फरनगर की बात है और बहुत सारे ऐसे दंगे हैं जिसमें अभी वो मैंने देखा है, वो शर्मा जी का वो चलता है ना आज की अदालत जी, उसमें भी एक इनके कोई संसद के साहब हैं बैठे हुए थे भगवा कलर पहन करके, उन्होंने भी कहा है कि भाई जहाँ पे इतने परसेंट हिंदू हैं और इतने परसेंट मुसलमान हैं वहाँ जो है हिंदू समुदाय जो है सुरक्षित नहीं है। लेकिन कांग्रेस की सरकार जब गलत है, ये झूठ बात है। योगी आदित्यनाथ इस देश में जमाने से लोग रह रहे हैं, आज़ादी के पहले से लोग रह रहे हैं, आज़ादी के बाद भी। आज जब हमारे देश में हमको आज़ादी मिली है तो क्या हम एक दूसरे से भाईचारा से नहीं रह सकते? पहले रहते थे, आज भी रहते हैं और आगे भी रहेंगे। तो ये जो भड़काने वाले लोग हैं, जो इनके ही अपने लोग हैं, जो भी लोग हैं, इन पर मोदी सरकार क्यों नहीं शिकंजे कसती है? जी, मेरा अगला सवाल आशुतोष जी से कि क्या कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी सांप्रदायिक घटनाएं होती थी और आज भी हो रही, तो ये ब्लेम मोदी सरकार पर ही क्योंकि सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ रही हैं? देखिए, मोदी सरकार की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। ये गुजरात नहीं है, पूरा हिंदुस्तान है नितिन, और हिंदुस्तान का कोई भी आदमी अगर असंतुष्ट है तो सरकार की जवाबदेही होती है कि आम आदमी की जो तकलीफ है, उसकी जो अंदर समस्याएं हैं उसको किस तरह से। लेकिन सबसे अहम बात है कि अभी हिंदू हो मुसलमान हो, इस देश की जनता ने सबसे ऊपर हटकर, अलग सोच के साथ मोदी सरकार को चुना है। अगर मोदी सरकार का कोई भी मंत्री या कोई भी सांसद गलत बयानी करता है तो निश्चित रूप से मोदी सरकार को उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा, क्योंकि अच्छे दिन तभी आएंगे जब पूरा देश
खुशी का माहौल महसूस करे, उसको लगे कि हम सुरक्षित हैं। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि कुछ मंत्री ऐसे हैं, कुछ सांसद ऐसे हैं जो कुछ भी बयान देते हैं, और मोदी साहब को तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आने वाले दिनों की जो बात हो रही है उसमें हम महसूस कर सके कि वाकई अच्छे दिन आएंगे। लेकिन 100 दिन में ये इस बात का आकलन करना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि वाकई मोदी जी सफल हैं या असफल हैं। जी आशुतोष जी, जाते थे आखिरी सवाल आपसे कि क्या अब तक का ये 100 दिन पूरे हो चुके हैं, आगे और 5 साल उनकी सरकार बनी रहेगी, क्या आप किस नज़र से देखते हैं, पॉजिटिविटी से देखते हैं मोदी सरकार की तरफ? एक संक्षेप में अपना उत्तर दीजिए। देखिए, बहुत ही संक्षेप में यही करना चाहूँगा कि हमने सरकार बनाई है, अब मोदी जी के साथ जो पूरी सरकार के लोग हैं उनके पास 5 साल का वक्त है जी। और 5 साल में जो मोदी साहब चाहेंगे, जो उनकी सरकार चाहेगी वही होगा। जनता और विपक्ष के लोग सिर्फ भौंकते रह जाएंगे, चिल्लाते रह जाएंगे, लेकिन होगा वही जो मोदी जी चाहेंगे, क्योंकि बहुमत बहुत बड़ा हथियार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब एक छोटा सा शॉर्ट रिएक्शन में चाहूँगा हमारे गेस्ट असलम बाबा से कि क्या बाकी जो समय है 5 साल का, उसमें आप मोदी सरकार को किस नज़रिए से देखते हैं? संक्षिप्त में बताइए। 5 साल का जो समय है ये छोटा समय नहीं होता है। आपने छोटा कहा है, छोटा समय नहीं है जी। समय उनके लिए काफ़ी है और इसमें उन्हें ऐसा काम करना चाहिए कि जो आने वाला 5 साल है उसमें भी पब्लिक उनको चुन के लेके आए। बिल्कुल। आलिम शेख जी, आप क्या कहेंगे इस पर कि आने वाले 5 सालों में आप क्या आशा रखते हैं मोदी सरकार से? बिल्कुल, हम तो एक पॉजिटिव आशा रखते हैं। जिस तरीके से मोदी जी बढ़ रहा है आगे, जिस तरह देश एक नई उम्मीद के साथ जग रहा है और जिस तरह पॉजिटिव डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में भी वो इसी तरह की यात्राएं करे, इसी तरह का फॉरेन फंडिंग इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आए, ताकि जो इस समय जो हमारा देश एक आर्थिक संकट का शिकार है पिछले 3 सालों से, वो आर्थिक संकट पूरी तरह से हिल जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए और कहीं ना कहीं हमें लगे कि हमारा देश एक ताकतवर देश के तौर पर उभरे। चंद्रेश जी, आपकी नाराजगी को ध्यान में रखते हुए हम पूछना चाहेंगे कि क्या आप क्या आशा रखते हैं आने वाले 5 सालों में मोदी सरकार, बीजेपी सरकार से? जो जनता के साथ में उन्होंने किए हुए वादे थे वो पूरा करें और जो इस पूरे 100 दिन के कार्यक्रम उनके क्रियाकलाप को देखें तो बहुत ही निराशा हुई है। लोगों के अंदर एक भय का माहौल है कि कब ऐसे जातीय दंगे हमारे राज्य या हमारे शहरों में ना फैला दिए जाए, इससे लोग भयभीत हैं। और जहां तक रही विकास और निर्माण की बात, तो ये इनसे लाखों कोस दूर रहेंगे, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी ही कट्टरवाद है, हिंदुत्ववाद है। उस आइडियोलॉजी को अब ये दूर रख के विकास और निर्माण की बारे में सोचे तो जनता उसका माकूल जवाब देगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आशुतोष जी का, साथ ही साथ अलीम शेख जी का, असलम बाबा का और चंद्रेश दुबे जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। अब हमारे हाथ क्या बचता है, तो आने वाले 5 साल तक बस इंतज़ार करना और सभी की शुभकामनाएं जो है वो बीजेपी सरकार के साथ, मोदी सरकार के साथ है। फिलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।